अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी खिचड़ी की सिचुएशन पैदा हुई भी है। क्योंकि हम जब पंजाब की सूरत हाल देखते हैं, अगर विफाक की बात करें तो विफाक में जो पिछले दिनों हमने देखा कि जो अनरेस्ट रहा, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा, उसके बाद बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोटिंग भी होती है, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो जाते हैं, हल्फ भी उठा लेते हैं। मगर अब पंजाब की सूरत हाल अगर देखें तो पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब तो हो चुका है। वो जिस तरह हुआ वो भी हमने देखा, पहले मारपीट की गई, दोनों तरफ से रिटेलिएशन शो की गई, अपोजिशन ने भी रिटेलिएशन की, जो हुक्मरान जमात थी उसकी तरफ से भी बहुत सारी रिटेलिएशन शो की गई। मगर जो अब हल्फ की तकरीब है उसे डिले किया जा रहा है और गवर्नर पंजाब ने साफ मना कर दिया कि वो हल्फ बर्दारी की तकरीब नहीं करेंगे। फिर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये फैसला भी सामने आता है कि गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया जाता है। मगर वो डटे रहते हैं और कहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और सदर साहब की जानिब से ऐसे कोई अहकामात नहीं आते, वो गवर्नर हाउस नहीं छोड़ेंगे, गवर्नर की सीट नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म साहब तो हल्फ उठाते ही एक्टिव दिखाई दिए, काफ़ी उन्होंने विजिट्स भी किए हैं। फिर उसके बाद मुल्की जो औकातकार हैं ऑफिसेज़ के, वो भी तब्दील कर दिए हैं, जल्दी बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फिर और भी दीगर जो विजिट्स हैं, कराची भी आए, तशरीफ़ लाए, यहाँ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं इत्तेहादी जमातों से। फिर उसके बाद वापस इस्लामाबाद जाकर भी उन्होंने मेट्रो बस का भी मंसूबा, उसे भी विजिट किया और बहुत सी और भी ऐलानात किए हैं। मगर पंजाब हुकूमत को अगर देखा जाए तो पंजाब में इस वक्त कोई हुकूमत कारगर नहीं है, कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत है ही नहीं वहाँ पर। अगर पंजाब की बात करें, सबसे बड़ा सूबा माना जाता है और बगैर हुकूमत के इतना बड़ा सूबा अगर चला चला जा रहा है और इतने दिनों से चला जा रहा है, तो किस तरह चल रहा है, कौन उसके उमूर चला रहा है। और बिला आखिर हमने ये भी देखा कि अगर पंजाब हुकूमत में और पंजाब असम्बली में जो हालात पैदा हुए, अगर उनका फैसला हो चुका है और जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं वो वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, मेजॉरिटी लेकर कामयाब हो चुके हैं, तो बस अब हल्फ बर्दारी की तकरीब को क्यों डिले किया जा रहा है, वो भी हो जानी चाहिए। क्योंकि जाहिर है बज़ाहिर तो अगर देखा जाए पीटीआई के हाथ से ये सारा मामला निकल चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देखते हैं कि पीटीआई सड़कों पर है और पावर शोज किए जा रही है। कराची का जलसा हमने देखा कि जिस तरह लोगों ने पीटीआई को डोनेट भी किया और एक दिन के अंदर कहा जा रहा है कि जी तकरीबन 1 बिलियन यानी 1 अरब रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किए हैं अवाम की तरफ से, जिसमें पाकिस्तानी दुनिया भर से पैसे भेज रहे हैं ताकि ये जो जलसे हैं इनके अखराजात उठाए जा सकें। मगर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो जो जलसे और जुलूस हुकूमत में रहते हुए पीटीआई ने किए थे, उसके पैसे कहाँ से आए, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर जाहिर है अब चूंकि हुक्मरान जमात अपोजिशन में भी नहीं है, असम्बलीज में भी नहीं है और साबिक हो चुकी है, तो पीटीआई को ज़ाहिर है कोई ना कोई पैसे तो चाहिए, फंड्स तो चाहिए कि वो अपने उमूर चला सकें। अब देखना ये है कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, वो कहते हैं जी साजिश हुई है, फिर उसके बाद मुदाखलत हुई है, फिर उसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आती हैं। मगर कराची जलसे में हमने देखा कि खान साहब ने कुछ थोड़ा सा मौक़िफ़ ज़रूर बदला है। पहले बैरूनी साजिश का बहुत जिक्र था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंसर्जेंसी का बहुत जिक्र था, मगर ये दोनों बातें थोड़ी बैकफुट पे दिखाई दी और हमने देखा कि अब अदालतों को हार्डकोर निशाना बनाया गया, खास तौर पे कराची जलसे में। नाज़रीन, मुल्क की जो सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि क्या सिचुएशन बेहतर हो पाएगी और क्या आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें खान साहब कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। मगर हम अभी भी जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहब, रहनुमा नून लीग हैं, हमें ज्वाइन किया है। राना साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। अच्छा राना साहब, अब हुकूमत भी आप लोगों की है, वज़ीर आज़म साहब भी आपकी तरफ से हैं और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी ख़जाने खाली हैं, मईशत का भी बुरा हाल है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता हुकूमत उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई है। अब ज़ाहिर है मुल्क में ये भी कहा गया कि गैस और तेल भी मौजूद नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुका है और 3 साल में जो जो कारकर्दगी बताई जा रही है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वो कहा जाए कंप्लीट नाअहली थी पिछली हुकूमत की। अब सर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, ये किस तरह सही कर पाएंगी नून लीग और इत्तेहादी जमातें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो आपने अपने इंट्रो में बात की, इस बात की तस्दीक तो साबका सेलेक्टेड रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी करता रहा जी। और डॉलर जो है 192 रुपए तक उनके दौर में गया और ये इशू तो रहे
जी और माशियत को मैनेज या बेहतर करने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खाने भी जंग शुरू की हुई थी जी और तमाम कंट्रीज के साथ भी उनकी एक अपनी ही जात की जंग छिड़ी हुई थी। जी तो अब ये इश्यूज तो हैं, इंशाल्लाह आज का सुबह तक वफाकी कैबिनेट बन जाएगी, मामलात को टेकअप कर रहे हैं जी और हकायक बिल्कुल बड़े वाजे हैं और इंशाल्लाह शबाशी साहब जिस दिन से ओत लिया हुआ है दिन रात लगे हुए हैं। मकसद है खलूस नीयत के साथ काम करना जी और हम खुद भी समझते हैं कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन की तरफ ही जाना है, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी है, माशियत को बेहतर करना जरूरी है। जो एनर्जी क्राइसिस हमने 2013 में हमें मिला था 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग, जी आज आप देखें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर इल्जाम लगाती रही कि जनाब बिजली बाफर पैदा कर दी है, लेकिन आज में तकरीबन 54-55 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो चुका है जी जो मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। जो LNG के जरिए पावर स्टेशन चलने थे वो हर वक्त MOU साइन नहीं किए गए, जिस वजह से बिजली महंगी भी हुई और फर्नेस ऑयल को इस्तेमाल किया गया जो कि मसले का हल नहीं था। जी तो इंशाअल्लाह हम खलूस नीयत के साथ लगे हुए हैं, अत्तहादियों को भी साथ लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। हम कौम से कुछ छुपाएंगे नहीं, तमाम हकायक कौम के सामने रख रहे हैं, रखते जाएंगे। और ये आप देखें कि जैसे सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर भी लिए गए और उसके बाद IMF से भी पैसे लिए गए, लेकिन इसके बावजूद डॉलर की अराउंड को कंट्रोल ना किया जा सका। तो मैं समझता हूँ कि मसाइल तो हैं, लेकिन हम मसाइल से घबरा नहीं रहे, हम मसाइल से भाग भी नहीं रहे, हम मसाइल को इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। और माशाल्लाह आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं, आपका चैनल जो है माशाल्लाह वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इंशाल्लाह डे बाई डे ये चीजें तय करती होंगी और इंशाल्लाह उस पर और उसके सामने हम साथ साथ रखते जाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब। एक और जो सवाल उठाया जा रहा है ना और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, खासतौर पर PTI की जानिब से, वो कहते हैं जी कि जो डॉलर नीचे आया जिस दिन उस दिन मुल्क में कोई हुकूमत नहीं थी, खान साहब जा चुके थे, अदम एतमाद का वोट हो चुका था। वो कहते हैं जी डॉलर बहुत तेजी से नीचे आया और फिर आज हम देख रहे हैं ये ट्रेंड दोबारा बढ़ रहा है कि जी डॉलर 95 पैसे बढ़ रहा है। तो वो कह रहे हैं जी जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन थी फौरन नून लीग की जानिब से या फिर इत्तेहादी जमातों की जानिब से वो भी की गई है, उसके बाद डॉलर को नीचे लाया गया है सिर्फ दिखाने के लिए कि जी खान साहब बैठे हुए थे तो डॉलर बहुत ऊपर था और हमारे आते ही डॉलर नीचे चला गया है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? आप वजह फरमा रहे हैं जी, लेकिन जब केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन बेंच के सामने, तो जब शबाशी वहां पेश हुए थे तो उस दिन डॉलर 192 रुपए का था और जिस दिन कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट के फैसले और इलेक्शन के दौरान फिर वो 192 से 182 रुपए तक आता है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ती है, वो 43 से 46 हजार इंडेक्स तक जाती है। तो इसमें जब रुपया डी वैल्यू हो चुका है और इमरान खान के होते हुए 192 रुपए का डॉलर था और जिसमें तकरीबन 1500-1600 अरब जो है वो कर्जों में इजाफा हो गया डॉलर की वजह से। तो आपकी बात ठीक है, हम इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जैसे मैंने किया कि इंशाल्लाह आज या सुबह तक वफाकी कैबिनेट ओथ ले लेगी और उसमें मुफ्ता इस्माइल साहब और हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुकी है, काम का आगाज हो चुका है और बाकी जो बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स हैं या बाकी जो इश्यूज हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। चेयरमैन FDR के साथ प्राइम मिनिस्टर मियां शबाशी साहब की मीटिंग हो चुकी है, मामला को बेहतर भी करेंगे और जहां जहां चीजों को जरूरत होगी बेहतर करने की उन मामलात को अच्छे तरीके से टेकअप करके और लेने की कोशिश करेंगे
मैं समझता हूँ कि इसमें हम इत्तेहादियों की इंशाल्लाह जो इनपुट है वो साथ होगी। जी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकात की है। आप जैसे सीनियर एंकर्स की राय जो है जो वो कि हम उसको साथ मलहूज़े खातर रखकर इंशाल्लाह चलेंगे ताकि मामला में गिरती है। राइट राइट राना साहब, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा राना साहब, चैलेंजेस चूंकि बहुत ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है टाइम भी कम है, इलेक्शन भी करीब हैं। अब अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उस तरह हमने देखा कि वो इत्तेहादी तो ज़रूर हैं मगर एक्टिवली सामने नहीं आ रहे किसी भी फ्रंट पे। वजारतें देने की बात करते हैं तो वो मना करते हैं, फिर अगर उनको किसी और प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें, काबीना का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, वो भी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पहले दोस्त अहबाब जिनसे वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन ये तो महज ऑपोजिशन ये कहती है जी कि ये तो बहाना है, पीटीआई कहती है ये बहाना बनाया जा रहा है, इनकी आपस के इख्तलाफात भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये इसमें कोई तो नहीं है कि हम जब पीडीएम में इत्तेहादी थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ जी तो उसमें कोई पार्टी के अपने कैंडिडेट थे, जेयू वेस्ट के अपने थे, हमारे अपने थे। और आज अगर हम मुतहदा अपोजिशन में इकट्ठे हैं तो हमारे बिल्कुल अपना अपना मंशूर और आयन है, हम अपना अपना काम कर रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में हम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हमारे कैंडिडेट्स आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जिस समत मुल्क जा रहा था जी उसको हालात को कंट्रोल करने के लिए मुतहदा अपोजिशन किया एक विजन था और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि रिजल्ट निकला है। ये इमरान नियाजी 9 अप्रैल को रात 12 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर गया है और 2 दिन बाद रोड पर है कि मुझे मौका दिया जाए। भी तुमने 4.25 साल तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और तुमने 22,000 अरब कर्जे लिए हैं और तुमने मुल्क के अंदर जो अनारकी फैलाई है, जो तुमने 1 करोड़ नौकरी दी थी और तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, जो तुमने 50 लाख घर देने थे, इन मुआवजात के नाम पर लाखों लोगों के घर गिरा दिए गए। और अगर कोई घर ना गिरा तो वो बनी गाला में 350 कनाल का इमरान नियाजी का घर था। फिर मैं समझता हूँ कि ये मामला तो थे और डबल कानून था कि वो अगर तोशा खाना में से 2 करोड़ के गिफ्ट खरीदते हैं तो फिर वही गिफ्ट जो है वो 18 करोड़ के फरोख्त हो जाते हैं और अपने आप को सादिक और अमीन भी कहता है। तो ये मामला से है नहीं। लेकिन मियाँ शहबाज साहब ने जो मेट्रो बस रावलपिंडी का इशू था उसको टेकअप किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 दिन में उस तमाम मामलात को हैंडल करके आज उसका पेशावर मोड़ था न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज उसका स्टार्ट किया है, वो बस चल पड़ी है। ये भी चला सकते थे, पैसा तो कौमी खजाने से आता है लेकिन उनमें विल नहीं थी, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उनमें खुद इत्मीनादी नहीं थी। लिहाजा बहुत से मामला जो हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत से मामला इंशाल्लाह हम बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगे जिसका इंशाल्लाह रिजल्ट आए। राइट राना साहब, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट्स तो चले हमने नोट कर लिए। राना साहब एक बड़ा क्रूशल सवाल है। अब परवेज इलाही साहब के कह रहे हैं जी हाथ तोड़ दिया गया है, बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस में उनका नाम शुमार होता है। सर उनके लिए तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था ना, ये इनको किसने जख्मी किया है? इल्जाम तो बजाय आप लोगों पे लगाया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में आपने जवाब फरमाया है और जब डिप्टी स्पीकर को आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अख्तियार दिया कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएं और जो उनके साथ हुआ, मेरा ख्याल आप तो खुद आपने टीवी के कैमरे से देखा होगा कि डिप्टी स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस था, जो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर की मौजूदगी में उसको मारा गया, कुर्सी से जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंक दिया गया, बाल नोचे गए और वहाँ परवेज इलाही साहब माशाल्लाह गुजरात के नूरी नाथ उंगलियों और अंगूठों से उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। सर वो कह रहे थे वो एक निजी टीवी चैनल पे कह रहे थे मैं अंगूठे दिखा के मना कर रहा था कि लोटे ना रखे जाएं। नहीं, आप देख लें कि अंगूठा ऐसे मना करते हैं, खुद तो रखवा रहा था और खुद जो प्राइवेट आदमी उसने खुद इंटर किए हाल में, उसकी फुटेज आपके सामने होगी, नहीं तो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। बिल्कुल ये हकीकत छुप नहीं सकते। और परवेज इलाही ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और जब परवेज इलाही जख्मी हुआ है तो मैं आपसे ही अर्ज करूंगा, आपका कैमरामैन
तमाम रिपोर्टर्स गैलरी में खड़े थे। वो फुटेज हमें नहीं मिली क्योंकि ये खुद साख्ता है और ये उसके दफ्तर में जाकर जो इंचार्ज इकबाल है, चौधरी इकबाल, उन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। कभी मुझे बताएं कि और हड्डी बाजू की टूटी हो और फिर बाजू से इंसान भी करता जाए और वो जो ब्लड है वो पट्टी के ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और फिर थाने में दरखास्त दिए तो उन्होंने कहा कि सर मेडिकल जरा काइंडली करवा दें। मेडिकल की रिपोर्ट सामने आने देना, ऐसे होता नहीं है। ये उच्छेद कंडे कभी 74 साल में हुआ है कि कभी एमपीए या एमएनए ने अपने स्पीकर को जो अजलास कंडक्ट करवा रहे हों उनको मार रहे हों, ये नहीं हुआ। ये परवेज इलाही ने करवाया और उसकी मौजूदगी में हुआ और उसने कानून को हाथ में लिया, उसने हाई कोर्ट की डायरेक्शन को हाथ में लिया, उसने पुलिस को ललकारा, सब कुछ किया और फिर उसके जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने हमारे एमपी के साथ बड़ा मिसबिहेव किया। बहुत शुक्रिया। राना अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद थे और राना साहब का कहना था कि जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से थम्स अप का निशान आया, थम्स अप का साइन आया और वो जिस तरह प्रमोट करते रहे इस सारे वायलेंस को, वो भी सबने देखा और अपने गुंडे भी भेजे गए। मेरे ख्याल से फुटेज में देखा जा रहा है कि जो अरकान असेंबली हैं वही तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं डिप्टी स्पीकर साहब को। लेकिन बहरहाल जो हाथ तोड़ने वाली बात है इसकी भी तहकीकात कराई जाएंगी और अब ऑर्डर्स भी आ गए हैं कि इसकी तहकीकात भी कराई जाएँ और मेडिकल भी कराया जाए। खासतौर पर चौधरी साहब के कहने पे भी ये बातचीत की गई है कि मेरा मेडिकल होना चाहिए, ये रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और वाकई अगर तशद्दुद हुआ है तो फिर इसका भरपूर तरीके से इसको सरंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। बहरहाल जी, हमें मौक़िफ़ लेने के लिए हमने दावत दी है फैसल करीम कुंडी साहब को, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि पंजाब की जो सिचुएशन है वो भी बहुत इंटेंस है और ख़ास तौर पर अब जो काबीना का ऐलान होने वाला है जो कि बहुत जल्द मुतवक्किल है, जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से किया जा रहा है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं उनसे। कैसे हैं फैसल भाई? अल्लाह का फजल है। फैसल भाई, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि वजारतें लेने पे क्यों जो है वो रुझान दिखाई नहीं देता पीपल्स पार्टी में, क्योंकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब तो बार बार कह रहे हैं कि हम देना चाह रहे हैं, नून लीग भी देना चाह रही है, फिर पीपल्स पार्टी क्यों रिलक्टेंसी शो कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई ऐसी रिलक्टेंस की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले ये ख्वाहिश है कि हमारे जो बाकी इत्तेहादी हैं जो हमारे साथ अभी शामिल हुए हैं उनको पहले हम एडजस्ट करें, उनको जो है हम उनको वजारतें दें और उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पे भी तैयार है कि वो हुकूमत को बगैर वजारतों के सपोर्ट करे। शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन बिलावल साहब से मिल रहा है, स्पेशल को रिक्वेस्ट की कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री लें, मेरे साथ काम करें, हम इकट्ठे मिलकर काम करें। उनकी रिक्वेस्ट पर जो है वो चेयरमैन साहब एग्री हुए थे और उसके बाद अभी देखें 7-8 इत्तेहादी जमातें हैं, उनके साथ मीटिंग वगैरह और मैं समझता हूँ कि तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। आज होपफुली जो है शाम तक या रात तक वफाकी काबीना का पहला फेज जो है वो हल्फ ले लेगा। ठीक है फैसल भाई, लगभग कितनी वजारतें जो हैं वो आपके हिस्से में आ रही हैं? कोई आइडिया तो होगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है मुशावरतें हो रही हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि आज रात तक या कल सुबह तक भी अनाउंस कर दिया जाएगा, तो कितनी वजारतें जो है पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही हैं? अभी इस पे बातचीत शुरू है। तकरीबन 10 के लगभग वजारतें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो आ रही है और बाकी वजारतें इत्तेहादी जमातों और जो है वो पीएमएल के पास जाएंगी। राइट, अच्छा। अब कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि नाक़दीन तो ज़ाहिर है तनकीद भरपूर करते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि जी आप लोग इसलिए भी वजारतें नहीं ले रहे थे कि काबीना में नहीं बैठ रहे क्योंकि कोई डील हुई भी है 2023 के इलेक्शन के लिए कि जी 2023 में पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज से सामने आती है, इस हुकूमत को हुकूमत करने दें नून लीग को इस टेन्योर में, ये जो 1.5 साल का अरसा है। देखें, जो एतराज करने वाले हैं, जिन्हें एतराज करना है वो हर किस्म का एतराज करेंगे जी। हम इस चीज पे नहीं है। अगर हम ये चाहते तो फिर हम हुकूमत भी ना गिराते। कुछ इत्तेहादी जमातें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, वो आइए हम उनको भी शामिल न करते। हमने जो चीज भी की है मुखलिसी के साथ की है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब लाहौर के और शहबाज शरीफ साहब से मिले तकरीबन फरवरी में, और उन्होंने दावत दी शहबाज शरीफ साहब को कि आप आए वजीर आजम बने, हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करते हैं और आप वजीर आजम, क्योंकि आप मेजोरिटी पार्टी अपोजिशन में, आपकी अपोजिशन है, तो उन्होंने दावत दी। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमने अवामी मार्च किया और उसमें भी हमने कहा कि वजीर आजम इस्तीफा दे या फिर अदम एतमाद का सामना करे, और आपने देखा
सर इससे इससे एक तासुर भी सामने आता है ना कि पीपल्स पार्टी अपना बंदा भी तो बिठा सकती थी म्यूचुअली कंसेंसस के साथ वजीर आजम की सीट पे, या उनको इलेक्ट करा सकती थी। फिर पीपल्स पार्टी सामने क्यों नहीं आई? जिस तरह हमने जरदारी साहब को एक्टिव देखा कि जो जिस तरह जोड़ तोड़ भी किया गया है, बातचीत भी की गई है, लोगों को मनाया भी गया है, उस तरह इतना एक्टिवली सामने क्यों नहीं आए जब वजारत की सीट की बात हुई? देखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, जी। मेजॉरिटी पार्टी जो है वो PMLN है। ठीक है। तो हमने जमहूरी तरीके से उनको कहा कि आप मेजॉरिटी पार्टी हैं, आप जो है आप प्राइम मिनिस्टरशिप लें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। राइट। तो हमने, हमारे पास ये लालच वो नहीं थी कि हम हम खामखा जो है वजीर आजम बने और ये कुछ करें। हमने सबको साथ चलाना था। हमने शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर की बिल्कुल आप आए और वजीर आजम बने। तो आगे मैदान काफी पड़ा है, सियासत पड़ी है, वजीर आजमियाँ आएंगी जाएंगी, ये चीज चलती रहेंगी। राइट। लेकिन इस हुकूमती की हुकूमत को हटाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ा था, हमें कुर्बानी देनी पड़ गई थी। और आपने देखा जी। कि आखिरी वक्त तक जो है वो इमरान खान NRO मांग रहा था, जिसपे हमने एब्सोल्यूट नोट का और उनको आखिरी भी NRO में दे दिया। राइट। अच्छा फैसल भाई, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन, आपने बिल्कुल इसका बखूबी जवाब दिया। ये एक सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब असम्बली की जो सिचुएशन इस वक्त है बहुत इंटेंस है, और हमने देखा है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब भी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जो हालात पैदा हुए वहाँ पर वोटिंग वाले दिन, उसमें भी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, एहतजाज भी हुए, बहुत सी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि पुलिस को भी इंसर्जेंसी दिखानी पड़ी, अंदर आना पड़ा। अब कहा यह जा रहा है, आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों के खासतौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं, फिर खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी तरफ से भी फ़ोन गया है बाकायदा, और ये जानबूझकर किया गया है। चौधरी साहब का हाथ भी तोड़ दिया है सर। देखें, एज ए सियासतदान, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो पंजाब जी। असम्बली में हुआ, और मैं नहीं समझता कि PTA वाले इस चीज पे अफसोस करते होंगे। जी। और जिस तरीके से आपने देखा कि विजुअल्स बाद में आई, चौधरी साहब ने जिस तरीके से प्राइवेट लोगों को पार्लियामेंट के वहाँ के जो पंजाब असम्बली में एंटर किया, आप मुझे बताएं कि उस कुर्सी पे जो शख्स भी बैठा था, उसका नाम जो कुछ भी हो, जी। डिप्टी स्पीकर साहब, वहाँ पर एक्टिंग स्पीकर थे, इस कुर्सी पे परवेज इलाही साहब भी बैठे थे। इस कुर्सी की इज्जत और वकार तो परवेज इलाही साहब को भी पता था कि हमने इसकी कितनी इज्जत जी। और वकार है। लेकिन आपने अपने पार्टी के लोगों से, अपने प्राइवेट गुंडों से जिस तरीके से हमलावर हुए आप उस स्पीकर की चेयर पे, जी। उसके तकद्दुस को पामाल किया, और आप देखें कि उसकी विजुअल में आया कि वो उनको बड़ी शाबाश भी दे रहे थे। तो उसके बाद जो सेकंड एपिसोड हुआ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से कि वो आपको क्या कर दे? तो आपने जो है जिस तरीके से अगर आप नहीं चलने देंगे तो फिर तो इस चीज में जो है फिर सेकंड फेज में जो दिखे पड़े या परवेज इलाही साहब का हाथ टूटा या जो कुछ हुआ, फिर इस किस्म के इवेंट में तो फिर कोई नजर नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है, सर कौन किस सर चौधरी साहब तो एक था। चौधरी साहब तो एक निजी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि मैं तो मना कर रहा था अंगूठा दिखा के कि ना करें, लोटे ना रखें वहां पे। देखें, आपने चौधरी साहब की तो विजुअल, मैं तो नहीं कह रहा हूँ या आप तो नहीं कह रहे हैं, कोई और जी। तो नहीं कह रहा, हम तो टीवी पे चौधरी साहब की विजुअल देख रहे जब वो थंब अप कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये चीजें जो है, ये चीजें इस तरीके से नहीं चलती जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे चलाने की। और आप देखें इस पूरे एपिसोड में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ चौधरी साहब को है। जी। हमारे साथ तो वो फाइव के लिए गए थे, जरदारी साहब के सामान भी थे, दुआ भी कर ली थी और चीफ मिनिस्टर भी बन रहे थे। हमने उनको चीफ मिनिस्टर लेके दी PMLN से, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था हमारे लिए। हमने तो इनको 10 मेंबर्स की चीफ मिनिस्ट्री दे दी, और सुबह उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ये नहीं लेते, हम तो PTI के साथ जाना चाहते हैं। उनकी अपनी मर्जी थी, हम उनको नहीं रोक सकते थे। जी। वो गए, और मतलब है कि लेकिन उनके लिए एक चीज है कि मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बयानिया था इमरान खान का, जी। सारी दुनिया को बता रहे थे, हमें बता रहे थे, आपको बता रहे थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही साहब है, और हम कहते थे कि वो ऐसे शख्स नहीं है। लेकिन आज पता चला कि सबसे ईमानदार शख्स पंजाब में वो परवेज इलाही साहब है। 25 साल बाद उन जो है परवेज इलाही साहब की जीत हुई है, इस पे कम से कम उसको मुबारकबाद देते हैं कि आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू नहीं है, बल्कि आप पंजाब के सबसे ईमानदार शख्स हैं, क्योंकि आपको इमरान खान ने वसीम अकरम प्लस बना दिया था। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर पंजाब की ही सिचुएशन पे बात करें तो गवर्नर पंजाब की सीट भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर मांगी है वज़ीर आज़म साहब से या नून लीग से, और आप लोगों ने नाम भी भेज दिया है, मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम भेज दिया गया है। आपको लगता है कि पंजाब की सियासत में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी ये सिचुएशन, या फिर ये जो अब नॉमिनेशन है अगर बन भी जाता है, गवर्नर पीपल्स पार्टी से बन जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा आपको पीपल्स पार्टी को पंजाब की सिचुएशन में रह के नज़र आता है? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब की गवर्नरशिप मांगी थी, और अब उस पर भी बातचीत शुरू है। पार्टी ने
नाम फाइनल करने हैं। तकरीबन अहमद महमूद साहब का नाम उन्होंने फाइनल किया, कारा साहब भी उस फर्म में है। ठीक है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको जब वहाँ पे मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, आपको गवर्नरशिप मिलेगी, लोग काम करेंगे, हमारे कुछ नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे, पार्टी में वापस लेके आएंगे, तो डेफिनेटली इस चीज से फायदा तो होता है, क्यों नहीं होता फायदा। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी पार्टी को वहाँ पर मुनज़्ज़म करें और हम कमिंग इलेक्शन में जो है वहाँ पर जो है अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतें। और इसी सूरत में इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है इस तरीके से अपनी सीटें जीत सकें। सही। अच्छा फैसल साहब, कौम की नज़रें जो है ना वो बिलावल साहब की तरफ भी हैं, क्योंकि पहले खबर आती है जी बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर की सीट ले रहे हैं, फिर खबर आती है जी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, अभी मुशावरत हो रही है, फिर दोबारा ये सुनने में आता है कि बिलावल साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री को संभालेंगे ओहदा उसका। अब इसमें कोई सदाकत है, कोई डिस्कशन हुई है? क्योंकि ज़ाहिर है काबीना की अनाउंसमेंट भी करीब आ चुकी है, मुशावरतें भी हो चुकी हैं, कोई अनाउंसमेंट है इस तरह की, कोई सामने आई है बात? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब के लिए फैसला बहुत एक मुश्किल फैसला था जी। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट की 2 दफा है कि आप बिलावल साहब में है वो फॉरेन मिनिस्टर बने उनकी कैबिनेट में, ताकि हम इस जो मसाइल हैं इससे मुल्क को निकाल सकें जी। फिर पार्टी के अंदर जो है जो फैसला था, मीटिंग्स, चेयरमैन ने अपनी पार्टी के सीनियर दोस्तों के साथ मीटिंग की, जिसमें 2 डिवीजन से, कोई उसके हक में था, कोई उसकी मुखालफत में था। दोनों के जो दलाल थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग दलाल थे और बड़े अट्रैक्शन वाले दलाल थे जी। दोनों तरफ से। फिर ये फैसला हुआ कि बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं और हिना रबानी खान साहब उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी और वो इस काबीना में शामिल होंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। चले, ये तो अब एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर फॉरेन मिनिस्ट्री की सीट ले लेते हैं बिलावल साहब तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी ग्रूमिंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखें, आप टीम का हिस्सा हैं, आप जो है फॉरेन मिनिस्टर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कैबिनेट में, और आज जिस जगह पे पीटीआई ने इस मुल्क को छोड़ा है, जिसमें आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात इस वक्त इस तरीके से हैं कि बहुत ही कशीदा हैं, चाहे वो आप ईरान की बात करें, चाहे वो आप अच्छे अपने दोस्तों की चाइना की बात करें, तुर्की की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो तमाम के साथ हमारे सूरत हाल इस वक्त कोई इतने अच्छे नहीं हैं जी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक यंग एनर्जेटिक वज़ीर ख़ारिजा होंगे और वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं, और वो जो है अपना जो है वो कैरियर की जो पहली इनिंग्स खेल रहे हैं अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए, मैं समझता हूँ कि वो अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और फैसल भाई का ये कहना था कि जिस तरह पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जो एक्टिविटीज़ हुई, जो वायलेंस दिखाया गया, वो भी सबके सामने, और जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से थम्स अप का निशान बनाकर चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, जिस तरह वो प्रमोट कर रहे थे सारे वायलेंस को, वो भी सबके सामने है। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब का ये कहना है कि वो मना कर रहे थे। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए भी कहा कि मैं मना कर रहा था कि ऐसी हरकत ना करें। और जहाँ तक बात बिलावल साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री की है, तो ये भी चांसेस बहुत वाजे हैं, बहुत क्लियर हैं कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री की पोस्ट ले लें, और बहुत क्रूशल पोस्ट है, ख़ासतौर पर उनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत क्रूशल पोस्ट है, उनकी इनिंग्स का स्टार्ट भी है, जिस तरह फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा। बहरहाल जी, देखते हैं किस करवट बैठता है ऊँट, और ये जो वफाकी काबीना है इसमें कौन कौन से नाम शामिल किए जाते हैं, ये भी आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।